109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से। 109 स्पेस स्टार्टअप्स जो टेक के स्टार्टअप है उनके वो बादशाह है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। भारत के जहाँ तक मैंने देखा है ना कि उनके स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड है। उनका इंग्लिश का लेवल मैट्रिक में इतना ज़्यादा होता है, हम लोगों को तो अब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आगे इंग्लिश नहीं बोलनी आती। बात हम कर रहे हैं जी ग़ज़वाए हिंद के हवाले से। डॉक्टर साहब, आप भारत में बैठे हुए हैं, आप पहले भी बड़ी दफा भारत आए हैं, और बताएं कि जब आप पहले भारत आते थे और अभी भारत आते हैं, कोई फर्क महसूस हुआ है भारत के अंदर तब्दीली इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? जो इकोनॉमिक एक लेंस से जो देख रहा हूं तब्दीली, 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। आई वाज अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि सच अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है, और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे। लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहाँ से कि 4-4 ट्रैक की हाईवेज है, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4, 5-5 घंटे में हो रहा है। नो एग्जैजुरेशन। आप इस वक्त वॉशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट पे उतरे तो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है। मैं और मेरे साथ जो दो दूसरे दोस्त थे, अब बल्कि हम दो थे इकट्ठे, दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं। हम जो दो लोग थे, हम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे हम एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर निकल चुके थे। और यहाँ पे हम बिल्कुल भारत के अंदर जो चीजें देख रहे हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से। 109 स्पेस स्टार्टअप्स। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 1 लाख यहां से भारतीय सिटीजन इजराइल जा रहे हैं काम करने के लिए। वो फलस्तीनियों को रिप्लेस करेंगे। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज क्या होगी? इजराइल क्या है? स्टार्टअप, टेक, जो टेक के स्टार्टअप है उनके वो बादशाह है। और आज भी मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा टूल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस, वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से, आप जरा इसके 1 साल का पूरा स्केड्यूल देख ले, चाहे वो G20 हो या चाहे अभी हम जो बात करना चाहेंगे रेसिना हिल के बारे में, रेसिना समिट के बारे में। और ये एवरेज हो चुका है कि 15-15 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, 20-20 यहाँ पे। आप उस बात को छोड़े, यहां अंबानी साहब के बच्चे की शादी हो रही है हफ्ते बाद जमन नगर के अंदर। वहां पे एक नया एयरपोर्ट बना दिया गया है सिर्फ उस शादी की वजह से। और वहां पे कौन कौन रहा है? उसमें जुकरबर्ग आ रहा है, उसमें कतर का सदर आ रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका आ रही है। चीमा साहब, मैं जहां बैठा हूं यहां से 150 मील के फासले पे मेरी मादरे मिलत है, और सिसक सिसक की एड़ियां रगड़ रगड़ के मिन्नतें लेकर के दुनिया सारी से खैरात मांग मांग के चल रही है। मैं जहां बैठा हूं ये भी चनकिया सिविलाइजेशन का ही एक हिस्सा है। ये भी अर्थशास्त्र को पढ़ के ही लोग यहां से भी आगे निकल रहे हैं। यहीं से लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के कभी वर्ल्ड बैंक चलाते हैं, कभी माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, कोई गूगल चला रहा है। आपसे साइकिल नहीं चल रहा है, ये दुनिया चला रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है चीमा साहब। ट्रेनिंग होती थी, अब ब्रेन गेनिंग हो रही है कि लोग अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से वापस आ रहे हैं, भारतीय वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको वही पैकेजेस यहां मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ, पहले लोग भारत को छोड़ के जाते थे डेवलपिंग कंट्रीज को क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बिल्कुल वैसा ही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। एजुकेशन सिस्टम को हम देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए राइट्स ही नहीं है कि उनको, मतलब हर जगह 2 नंबरी हो रही है, बेईमानी हो रही है। कहीं पे इतना ख़राब एजुकेशन सिस्टम है। हम यूनिवर्सिटीज़ को देख लें तो वहाँ पे सिर्फ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता हमें 4 साल में, कुछ भी नहीं किया जाता।
सिर्फ टाइम पास किया जाता है और कुछ भी नहीं। हम लोग एजुकेशन में और साइंटिफिक रिसर्च में बहुत पीछे हैं दुनिया से, इवन के इंडिया से भी हम लोग बहुत पीछे हैं। मुस्लिम कंट्रीज हमें किस नज़र से देख रही हैं? वो तो भारत को बहुत ज़्यादा आगे ला रही हैं, उनको चाह रही हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से हमारे मुल्क में आए और हमारी इकोनॉमी को संभाल लें। उनका ये है कि उनके स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट हैं, हमारे क्या है सारे टिकटॉक पे लगे हुए हैं, सारे आजकल सारे बच्चे टिकटॉक पे लगे हुए हैं। टैलेंटेड कौम है ना, इसलिए। हाँ, तो अब हम क्या करती हैं, माएँ टाइम बचाने के लिए बच्चों को टिकटॉक दे देती हैं, जाओ चलाओ। जब शुरू से ही बच्चा टिकटॉक देख रहा है तो बड़ा होकर उसने टिकटॉकर ही बनना है। ऐसी क्या खास बात है भारत में जो पूरी दुनिया में छा गए हैं वो? उनकी साइंटिफिक रिसर्च बहुत अच्छी है। अगर हम मेडिकल को कंपेयर करें तो भारत की जो MBBS है वो पाकिस्तान से बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। और भी भारत के जहाँ तक मैंने देखा है ना कि उनके स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड है। उनका इंग्लिश का लेवल मैट्रिक में इतना ज़्यादा होता है, हम लोगों को तो अब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आगे इंग्लिश नहीं बोलनी आती। आर्ट्स के लिए हम लोग अकेडमीज ज्वाइन करते हैं तैयारी के लिए। क्या वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है? उनकी इकोनॉमी अच्छी है हमसे बहुत ज़्यादा। हमारी पॉलिटिशियंस ने इतनी ख़राब कर दी है कि हमारे मुल्क में कोई पार्टी नहीं है, सब सिर्फ अपने मफाद के लिए खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज उनको किस नज़र से देखती हैं? क्या अहमियत उन्होंने बना लिया मुस्लिम कंट्रीज में अपनी? वो सबसे ज़्यादा देखते हैं, अगर एज अ स्टडी को लिया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर हम कोरिया देखें, जापान देखें, चाइना देखें, उसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं। और वहाँ पे वो पाकिस्तानियों को इतनी बुरी रेपुटेशन है ना, वहाँ पे आपकी सोच होगी। बहुत सारी जगह पे अच्छी भी है, नो डाउट, लेकिन ज़्यादा इंडियंस की अच्छी है। आप कोरिया में देख लें तो साउथ कोरिया में स्कॉलरशिप पे जहाँ पे 70% इंडियंस की सीट्स होती हैं और 30% पाकिस्तान की सीट्स होती हैं। इंडियन वहाँ पे ज़्यादा फ्री एजुकेशन, अगर चाइना देख लें वहाँ भी फ्री एजुकेशन ज़्यादा इंडियंस ले रहे हैं। जापान देख लें वहाँ भी किसी यूनिवर्सिटी में कोई 1-2 पाकिस्तानी नज़र आएंगे। हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग बहुत पीछे। अच्छा, मुझे ये आप बताएगा, क्या मुस्लिम कंट्रीज, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि अरब गद्दार है, अरब याश है, ये है वो है, तो क्या सऊदिया या दुबई वाकई में गद्दार है या याश है जो वो हमें धुतकार रहे हैं और भारत को आगे ला रहे हैं? क्या कहती हैं आप? मुझे नहीं लगता सऊदिया जो है वो गद्दार है। 90 की दशक की शुरुआत में भारत के अंदर LPG पॉलिसी लाई गई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई और तब से लेकर अब तक भारत लगातार बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। आज के समय में भारत पूरी दुनिया की अकेली ऐसी मेजर इकोनॉमी है जो 7% की ग्रोथ रेट दिखा रहा है। दुनिया की लगभग हर बड़ी इकोनॉमी, जापान से लेकर जर्मनी तक, सारी इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी हैं, जबकि भारत का इस तरह से ग्रोथ दिखाना ना सिर्फ अनप्रेसिडेंटेड है बल्कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल भी है, क्योंकि भारत एक समय फ्रेजाइल इकोनॉमीज की तरह देखा जाता था और साथ ही साथ अब भारत की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो और भी ऊपर जाने वाली है। और उसका रीज़न है भारत में बहुत ही तेजी से प्राइवेट कंपनी हर सेक्टर में अपना योगदान दे रही हैं। हाल ही में लगभग 109 स्पेस स्टार्टअप भारत के अंदर मौजूद हैं जो अपने आप में बहुत कुछ बताते हैं भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर। इसके अलावा डिफेंस, फार्मास्यूटिकल्स, कम्युनिकेशन जैसी फील्ड में भी भारत बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा है। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से, इससे साफ लगता है कि आने वाले टाइम में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगा।